वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्राचीनतम इतिहास जो रहा पाषाणिक युग का, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हालांकि प्राचीन इतिहास भी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें से भी हम जो पाषाण युग का इतिहास है उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स से चालू करते हैं, जैसे कि इतिहास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा से ही हम स्टार्ट करते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास का सिंपल सा मीनिंग है कि जो अतीत काल की जो घटनाएं हैं, अतीत काल की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में हम बात करें तो उस समय का समाज आ जाता है, उस समय का सामाजिक परिवेश आ जाता है, उस समय की संस्कृति या सांस्कृतिक विशेषताएं आ जाती है, उस समय का आर्थिक जीवन आ जाता है, और उस समय क्या राजनीतिक माहौल था वो सब हम बात करते हैं। तो इन सब की जो जानकारी देने वाला जो शास्त्र है उसको हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि अतीत की घटनाओं की जानकारी। अब इस वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पाषाण युग को हम देखने वाले हैं। तो पाषाण युग की बात करने से पहले इतिहास के जनक का नाम यहाँ पे लिख देते हैं कि इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो जनक हैं उनका नाम आता है हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम हमें ध्यान रखना है जो अक्सर पूछा गया है एग्ज़ाम में, जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हेरोडोटस के द्वारा, जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये जो हेरोडोटस है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है हिस्ट्री जो शब्द है अंग्रेजी का, उसका सर्वप्रथम उल्लेख किया था। तो इसी के कारण इनको जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे के इतिहास की। तो इतिहास को हम तीन भागों में, तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आध ऐतिहासिक काल जिसे कहा जाता है। और थर्ड क्लासिफिकेशन है ऐतिहासिक काल या फिर हिस्टोरिक पीरियड। तो इतिहास को हम तीन भागों में क्लासिफाई कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। इनकी विशेषताएं क्या हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है या फिर प्रोटो हिस्टोरिक जो एज या पीरियड है, उसमें ना कोई लिपि बनी और ना कोई उस समय लेखन कला थी। मतलब उस समय किसी लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ था और कोई लिखने के तथ्य भी उस समय के हमें प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इतिहास की जानकारी हमें लिखे हुए साक्ष्यों से, उस समय की वस्तुएं जो प्राप्त हुई खुदाई में, उनसे ही पता चलता है, या फिर कोई ग्रंथ हो उस समय का, उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्रागैतिहासिक काल की जो लिपि है और ना लेखन कला, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो लिपि का आविष्कार उस समय हो चुका था, पर उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, उसे पढ़ने में अभी तक हम लोग असमर्थ हैं। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो उसमें लिपि का आविष्कार भी हो चुका है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, वो पढ़ी भी जा सकती है।
तो प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिपि और लेखन दोनों ही अनुपस्थित है। यहाँ पे लिपि उपस्थित है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिपि भी उपस्थित रही और उसको पढ़ा भी जा सका। अब प्रागैतिहासिक काल को हम दो भागों में और विभाजित करते हैं। पहला है पाषाण काल। पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज, पाषाण काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय का जो व्यक्ति था, या जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो केवल पत्थरों का उपयोग करके अपनी जो जीवन शैली है उसमें शिकार करता था। पत्थरों के उपयोग से ही वो उसकी जो पूरी जीवन क्रिया है वो संचालित होती थी। इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय सारे उपकरण किसके बने हुए थे? पत्थरों के या स्टोन के बने हुए थे। पाषाण के बाद जो संस्कृति आई है उसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र पाषाण काल, ताम्र का मतलब है तांबा, या फिर इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज। जैसे लिथिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टोन, और कैल्को का मतलब ताम्र। तो लिथिक एक शब्द है, जैसे मोनोलिथ या फिर माइक्रोलिथ। तो लिथ जो शब्द है वो क्या, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पत्थर। तो स्टोन एज, इसको लिथिक एज भी बोल सकते हैं। तो पाषाण काल जो है उसके बाद ताम्रपाषाण काल हुआ, क्योंकि इस समय तांबे की खोज इन्होंने कर ली थी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो हम पढ़ते हैं वो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा या जो सिंधु सभ्यता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक जो काल है उसमें हम बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, यानी कि जब अरब आक्रमण हुए वहाँ से लेकर मध्यकालीन भारत, यानी कि मुग़लों का जो शासन रहा, और फिर आधुनिक भारत की बात हम करते हैं, जिसमें हम मॉडर्न इंडिया यानी कि ब्रिटिश राज की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो पूरे वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसकी हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो ये पूरा डिवाइडेशन अपन ने कर लिया कि इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, और प्रागैतिहासिक काल को भी हम पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल 2 भागों में विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर जो पाषाण काल है इसको हम पढ़ने वाले हैं। पाषाण काल को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो पाषाण काल को मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूँ, और इसका डिवाइडेशन हम देखते हैं कि इसको भी 3 भागों में आगे डिवाइड किया जाता है। तो किसकी बात हम कर रहे हैं? पाषाण काल की, क्योंकि इतिहास में जो सबसे लंबा काल रहा वो पाषाण काल ही रहा। क्योंकि मनुष्य ने जो विकास की प्रक्रिया है वो इतनी धीमी रही, क्योंकि बहुत सालों तक आदि मानव के बारे में हमें जानकारी और साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा पार्ट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जिसे बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड या फिर माइक्रोलिथिक पीरियड। और थर्ड पार्ट है इसका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या फिर नियोलिथिक पीरियड। तो हमने पाषाण काल को पढ़ना है, और पाषाण काल में भी हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। और तीनों भाग कौन कौन से हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है इसका जो समय माना जाता है वो 20 लाख वर्षों से 10,000 ईसा पूर्व तक का
समय माना जाता है। ये ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट BC आप लोग जानते ही होंगे कि समय को हम दो तरह से विभाजित करते हैं कि ईसा के जो जन्म के पहले के जो साल है उन्हें BC या फिर बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व कहा जाता है, और उसके बाद ईसा के जन्म के वर्ष के बाद के समय को AD या फिर एनो डोमिनी कहा जाता है, या ईस्वी हिंदी में हम कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल पैलेओलिथिक एज जो 20 लाख साल से 10,000 साल ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल की बात हम करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की हम बात कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। और 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व या फिर BC बिफोर क्राइस्ट तक का जो समय है वो नवपाषाण काल है। तो 3 भागों में हमने इसका डिवाइड कर दिया। अब जो पाषाण काल है तो पाषाण काल जो सभ्यता है इसकी जो खोज हुई तो इसकी खोज का जो श्रेय मिलता है उन व्यक्ति का नाम हमें ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। कब की गई? 1863 ईस्वी में। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई। और इन्होंने क्या किया था कि मद्रास में एक जगह है जिसका नाम आता है पल्लवरम। तो पल्लवरम जो जगह है वहाँ से पाषाणकालीन हस्तकुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी जो है इनको खोज में मिली थी। तो इसलिए पाषाण काल सभ्यता की खोज किसके द्वारा मानी जाती है? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। और जो भारतीय पुरातत्व विभाग जो उत्खनन करवाता है और उसी की देखरेख में किसी जगह की खुदाई होती है और वहाँ से मिले जो उपकरण हैं उनके बारे में हम पढ़ के पता करते हैं कि ये किस सभ्यता से जुड़ा हुआ अस्त्र है, या फिर उस समय का कोई हमें मान लो कि चाकू प्राप्त हुआ तो उसकी हमने बात की कि उसकी पता की कि किस समय का है। तो जब वो पता चलता है कि भाई इस पूरा पाषाण काल का है या फिर मध्य पाषाण काल का है या फिर नव पाषाण काल का है, तो इसलिए भारतीय पुरातत्व जो विभाग है वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की भी हम बात कर लेते हैं कि यही सभी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1861 में हुई। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे उस समय 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना में सबसे जो ज़्यादा श्रेय जाता है वो उन व्यक्ति का नाम आता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा ही प्रयास किया गया था कि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होनी चाहिए। तो सर अलेक्जेंडर क्लेमिंग के प्रयासों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के समय। तो इसलिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किन्हें कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय, और उस समय किसके प्रयासों से ये बना? सर अलेक्जेंडर कनिंघम के। और पहले महानिदेशक भी यही बने थे, जबकि जो पहले भारतीय महानिदेशक है वो दयाराम साहनी है, जो हम हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जब देखेंगे तो उनका नाम आएगा। तो
पहले महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर अलेक्जेंडर कनिंघम ये थे। तो हम क्या बात कर रहे थे, वहीं पे वापस चलते हैं कि पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल का जो समय है, उस समय को हम देखें तो पुरा पाषाण काल में जो व्यक्ति था, जो उस समय का जो आदि मानव था, वो आखेट करता था। आखेट क्यों करेगा? क्योंकि उसे खाना चाहिए, तो खाने के लिए वो आखेट करेगा, यानी कि वो शिकार करेगा। और शिकार करने के पास उसके पास पत्थर के बड़े बड़े जो हथियार हुआ करते थे, और पत्थरों को रगड़ के ही उसने उस समय आग का आविष्कार कर लिया था। तो प्रश्न बनता है कि आग का जो आविष्कार है वो कौन से काल में हुआ था? तो ऑप्शन में ये सारे काल दे देगा वो, पर हमें क्या टिक करना है? पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो उसमें पत्थरों के उपकरण वो बनाने लग गया था। तो पत्थरों के जो उपकरण उसने बनाए, उन्हीं का प्रयोग किया आखेट करने में, उन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया आग जलाने में। पर ये पत्थरों के उपकरण जो थे इस समय के बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। जब इसने पत्थरों के उपकरणों को छोटा आकार देना चालू किया, जब उनको छोटा करना इसने चालू किया, तो उनको सूक्ष्म उपकरण कहा गया, सूक्ष्म उपकरण। और उन्हीं सूक्ष्म उपकरण को बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, माइक्रो यानी सूक्ष्म। तो माइक्रोलिथ उपकरण का जो बड़े उपकरणों को इसने आदि मानव ने धीरे धीरे सूक्ष्म उपकरणों में ढाला, और वो जो काल है वही है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक एज भी बोलते हैं और माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, क्योंकि इस समय सूक्ष्म उपकरणों की खोज इसने कर ली थी। सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग ये क्यों करता था? इससे ये मछली पकड़ सकता था, पक्षी का शिकार कर सकता था, क्योंकि छोटे छोटे उपकरण थे। जब बड़े उपकरण थे तो ये बड़े बड़े, जैसे हाथी हुआ या फिर बड़ा सूअर हुआ, उसका बड़े उपकरणों से प्रयोग करता था। पर ये जब इसको पता चला कि छोटे उपकरण भी बनाए जा सकते हैं, तो इसने छोटे उपकरण बनाए और मछली, पक्षी। तो ये जो सूक्ष्म उपकरण किस प्रकार के थे? जैसे ब्लेड इसने बनाई, क्रोड इसने बनाया, त्रिकोण त्रिभुज के आकार के अस्त्र इसने बनाए, तो उसमें ये पत्थरों में धार करके उनसे शिकार करता था। और मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि पहले जब पुरा पाषाण काल था तब ये पशुओं का शिकार करता था, तो पशु इससे डर के दूर भागने लग गया था। तो इसने क्या तरीका अपनाया कि पशु को क्यों ना पाल लिया जाए, और जो छोटे जानवर हैं जैसे मछली, छोटे पक्षी हैं, उनका शिकार किया जाए। तो पशुपालन इसने चालू कर दिया। इसने कुत्ते पालना भी चालू कर दिया था। तो पहला पालतू जानवर, प्रश्न आता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है? तो वह है कुत्ता। तो इंसान ने सबसे पहले क्या पालना चालू किया? कुत्ता पालना उसने चालू किया। अब उसके बाद बात करते हैं नवपाषाण काल की, कि नवपाषाण काल में क्या हुआ कि इसने और डेवलपमेंट चालू किया, ये एक स्थायी आवास बनाने लगा, मतलब एक जगह रहने लगा। अब एक जगह रहने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कृषि कार्य चालू कर दिया था। और कृषि में भी किसकी सहायता से ये कुछ क्रियाएं करता था? इसने पहिए का आविष्कार इसने कर लिया था। तो आग का जो आविष्कार है, ध्यान रखने वाली बात है कि आग का जो आविष्कार है वो पुरा पाषाण काल में हुआ था, और जो पहिए का आविष्कार है वो इसके काफ़ी बाद, यानी 10,000 ईसा पूर्व का यहाँ समय है, और उसके 4,000 ईसा पूर्व, मतलब 4,000 साल बाद इसने पहिए का आविष्कार किया, और ये कृषि करने लगा और स्थायी आवास ये बनाने लगा। तो ये जो न्यूलिथिक एज है, नवपाषाण काल है, उसमें स्थायी आवास बनाकर ये रहने लग गया था। अब इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें कैसे मिलती है? वो एक महत्वपूर्ण बात है कि इन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पुरा पाषाण कालीन, कुछ साइटें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुरा पाषाण पुरा पाषाण कालीन कौन कौन सी साइट से जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है? तो पुरा पाषाण कालीन स्थल, पुरा पाषाण कालीन स्थल।
इसमें महत्वपूर्ण स्थल है, एक तो डीडवाना जो है राजस्थान में, दूसरा है भीमबेटका। भीमबेटका अक्सर काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि भीमबेटका जो केव है, एक गुफा है भीमबेटका, जहाँ पर जो है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिक बात करें तो भोपाल में मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। तो यहाँ पर जो उस समय के जो चित्र प्राप्त हुए हैं इस गुफा में, भीमबेटका में, और जो चित्र है उसमें नृत्य करते हुए लोग देखे गए हैं, शिकार करते हुए देखे गए हैं, और जुलूस जो निकलता है उस समय वो उसमें चित्र देखे गए हैं। और जो चित्र बनाए गए हैं उसमें गेरुआ कलर जो है वो यूज़ किया गया है, लाल रंग यूज़ किया गया। लाल का गेरुआ मतलब ईंट का जो कलर होता है, लाल से बहुत ज़्यादा गहरा वाला, वो गेरुआ कलर होता है। तो लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग इन चित्रों में किया गया है। तो वो जो चित्र प्राप्त हुए वो पूरा पाषाणकालीन चित्र है। तो उसी तरह एक साइट और है जिसका नाम है आदमगढ़। ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। एक और साइट है जोगीमारा, ये झारखंड में है। एक और साइट है बागोर, ये राजस्थान में साइट है। और एक और साइट है चिरांद है बिहार में। तो ये कुछ साइट्स याद रखनी है जहाँ से एज इट इज़ प्रश्न पूछ लिया जाता है कि या तो प्रश्न में यूँ देगा कि पाषाणकालीन साइट कौन सी है जहाँ से हमें चित्र प्राप्त हुए, जो कि भीमबेटका, हमें टिक कर देना है। और अगर स्पेसिफिक दे कि भाई डिडवाना कहाँ है राजस्थान में, आदमगढ़ कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो ये जगह हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है, डिडवाना, भीमबेटका, आदमगढ़, जोगीमारा, बागोर और चिरांद, क्योंकि यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए उन चित्रों का पता किया गया, तो वो चित्र पूरा पाषाणकालीन चित्र निकले। उसके बाद अगर हम बात करें और भी साइट्स की जो कि नवपाषाणकालीन साइट है, नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज, जो 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का जो समय है उसे हम न्यूलिथिक एज बोलते हैं। तो जिसमें स्थायी आवास खोज लिया था और स्थायी आवास के साथ कृषि कार्य में व्यक्ति संलग्न हो गया था। पहिए की खोज भी इसी समय हुई। तो एक जगह का हमें याद रखना है, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम है कश्मीर में। और एक और जगह है मेहरगढ़ अभी प्रेजेंट में बलूचिस्तान में। तो कश्मीर से के जो बुर्ज होम जगह है वहाँ से मालिक और जो कुत्ता है, उसका जो कुत्ता हुआ करता था, उनके एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम से। और मेहरगढ़ जो जगह है बलूचिस्तान में, वहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और कृषि में भी सबसे पहले जो बोई जाने वाली फसल थी वो जौ और गेहूँ। तो दो फसल हमें ध्यान रखनी है, जौ और गेहूँ, जो सबसे पहले बोई गई। कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। और एक कुत्ता और उसका मालिक दोनों को एक साथ दफनाने के जो प्रमाण मिले हैं वो बुर्ज होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ जगह हैं, जो कुछ स्थल है जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि बुर्ज होम जगह जो नवपाषाणिक जगह है वो कौन सी जगह पे स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। ताम्रपाषाण काल में ज़्यादा कुछ हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद का जो समय है जो उसी को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। क्योंकि जब इंसान थोड़ी संस्कृति में रहने लगा, स्थायी आवास उसने बनाया, तो उस समय तांबे की खोज उसने कर ली।
तांबे की खोज उसने कर ली थी, और तांबे की खोज से वो तांबे और पाषाण को मिला के उपकरण बनाने लगा। तो इसको ताम्र प्लस पत्थर यानी पाषाण दोनों को मिला के उपकरण बनाने लगा। तो इस समय के जो उपकरण हैं उनके कारण इसको ताम्र पाषाण संस्कृति भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण संस्कृति। तो इसे ताम्र युग ना कह के ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। और इनके जो ताम्र पाषाण संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो हमें एक सभ्यता मिलती है, आहट सभ्यता, जो कि राजस्थान में है। उसी तरह एक गिलुंड सभ्यता है, गिलुंड एक जगह है, ये भी राजस्थान में। तो यहाँ से तांबे के उपकरण मिले हैं जो ताम्र पाषाण संस्कृति को दर्शाते हैं। उसी तरह 2 जगह और ध्यान रखनी है हमें, एक तो मालवा और एक कायथा और मालवा, ये दोनों हैं एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ से ताम्र पाषाण मर्दभांड मिले हैं। तो ताम्र पाषाण मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं ही हैं ये, जहाँ से जिसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज या फिर कैल्कोलिथिक पीरियड। तो तांबे की खोज होने के कारण इसको ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से किस प्रकार बनेंगे उसके बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक तो इनसे पूछ लेगा कि ये कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, और जो भिमबेटका की बात हमने करी थी वो उसको वर्ल्ड यूनेस्को के द्वारा भी वर्ल्ड उसकी लिस्ट में वो है और उसको संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद इस इतिहास के जनक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनक है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, पिता जो है। उसके बाद आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में हुई थी। उसके बाद मनुष्य ने कृषि और पहिए का आविष्कार कब किया? न्यूलिथिक एज में किया। तो यहाँ से इन सब चीज़ों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्टोन एज और जो ताम्र पाषाण काल जो है वो समाप्त होता है। आगे के जो वीडियो रहेंगे उसमें हम वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बातें करेंगे और धीरे धीरे अपना इतिहास का सिलेबस आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद साथियों।